बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का नहजुल बलागा में फरमान है, बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। कहा जाता है कि जजेस अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं, अदालतों में नहीं बोलते, लेकिन बाज़ जजेस अदालतों में ज़्यादा और फ़ैसलों में कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है। ऐसी ही पहचान एक हम आपको थोड़ी सी आज कराने जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एक इख्तलाफी नोट जारी हुआ है, जिसके अंदर वो भी बोले हैं और काफ़ी हद तक पहचाने भी गए हैं। जो ओपन कोर्ट में कल तक कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कोई आईनी तरमीम हुई है या नहीं, या मुझे नहीं पता, कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कोई आईनी तरमीम आ रही है या नहीं, उन्होंने ही अपने इख्तलाफी नोट के अंदर ये बात लिखी है कि जब ये पटिशन आई, मखसूस नशिस्तों का केस आया फुल बेंच के लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेफ़र किया कमेटी में, तो मैंने तजवीज़ दी कि हम वो लोग जो इससे बेनिफिशरी हैं या बेनिफिशरी हो सकते हैं, यानी कि वो खुद और वो जो इससे मुतासरा हो सकते हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको इस केस में नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों जजेस ने मेरी बात नहीं मानी, जिसके नतीजे में फुल कोर्ट तश्कील दी गई। ये भी कहा गया है इख्तिलाफी नोट के अंदर कि जो 13 जजेस ने फैसला दिया है, पहले शॉर्ट ऑर्डर बाद में तफसीली ऑर्डर, वो बेसिकली हतमी फ़ैसला है ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर ना अमल दरामद मुमकिन है, ना कोई इदारा उसको अमल दरामद करने का पाबंद है, ना ही उसके खिलाफ तौहीन अदालत के कोई केस बन सकता है। जी नाज़रीन, अज़ान की ब्रेक हुई है ख़त्म और इब्तिदा करते हैं हम सुहेल रशीद साहब से। सुहेल साहब, कुछ चीज़ें तो बेसिक मोटी मोटी 2 पॉइंट ही खाली मैंने बताए हैं, बाकी थोड़ी सी तफसीलात आप बताएं। एक तो ये कि जिन 2 जजों ने पहले अलग अलग अनाउंस किया था हम इख्तलाफी नोट देंगे, उन दोनों ने मुश्तरका जारी कर दिया, जिन्होंने मुश्तरका करना था उन्होंने अलग अलग जारी कर दिए। और देखें, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो इख्तलाफी नोट जारी किया है, इसमें रीज़निंग उन्होंने फ़ैसले से नहीं दी कि पीटीआई के लोगों को, और उस तरफ गए ही नहीं कि पीटीआई के लोगों को आज़ाद रखना था, ठीक था, गलत था। जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एड्रेस किया है मामला, ठीक है, और मुकम्मल इंसाफ को पूरा प्रोटेक्ट किया जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। मैं उस तरफ बाद में आता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने 12 जुलाई के फैसले के बाद के मुहरक़ात के ऊपर अपना नोट लिखा है। दरअसल इसे मैं फैसले से इख्तलाफी नोट नहीं लिख सकता, इसे मैं आफ्टर थाट कह सकता हूँ। एक आफ्टर थाट है जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये फैसला दरअसल फैसला है ही नहीं। इसमें भी एक तजाद है। इसको आप रिकॉर्डिंग निकाल के पढ़िए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में बेंच ने ओपन कोर्ट में एज जजमेंट अनाउंस किया था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था और बताया था कि ये इतने की मेजॉरिटी के साथ ये जजमेंट अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके 12 जुलाई के ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर के ऊपर इनके साइन है। क्या उस वक्त इन्हें नहीं पता था कि उसमें 8 जजेस ने ये लिखा हुआ है कि हम विंडो ओपन छोड़ रहे हैं कि वजात के लिए अप्लाई कर सकते हैं? उस वक्त करते ना इख्तिलाफ के, नहीं जी ये ऑर्डर ही नहीं है, मैं तो बैठता ही नहीं, मैं तो इसे साइन ही नहीं करता। उस वक्त ज़बान कांप रही थी और मंसूर अली शाह साहब को दे दिया आप ही पढ़ें। हाँ, उस वक्त आप इसको जजमेंट कह रहे थे, आपने 12 जुलाई के शॉर्ट ऑर्डर को साइन किया। अब आप जाके कह रहे हैं कि चूंकि ये विंडो ओपन थी इसलिए ये जजमेंट नहीं है। जाते हुए आप इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई न लगे। लेकिन आपका नोट इख्तलाफी नोट से ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर हम इसे इख्तलाफी नोट मान भी लें। 8 जजेस का फैसला जो है वो फैसला है, वो इनफील्ड है, और अगर वो फैसला नहीं था, वो आपको, आपकी नज़र में वो ज़ेरे इल्तवा है, तो आप किस हिसाब से उसको कमेटी में बैठ के कहते थे कि इसके खिलाफ रिव्यू लगाएं? जो केस ज़ेरे इल्तवा है उसके खिलाफ रिव्यू कैसे टेकअप हो सकता है? ये सारे तजादात हैं। ये तजादात चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बाकी छोड़ के जा रहे हैं। नून लीग पागल है जिन्होंने रिव्यू दायर कर दिया जी, और आप उसको एडमिट करने को फिर रहे थे, ठीक है। अब जाते हुए कह रहे हैं नहीं वो तो था ही नहीं, ठीक है, वो फैसला ही नहीं है। जब फैसला नहीं है तो उसके खिलाफ रिव्यू नहीं है, ठीक है। आप उसे ज़ेरे इल्तवा कहकर आप कमेटी में, अब आपकी कमेटी थी ना 2 रुकनी, आप कहते थे हम मखसूस नशिस्तों का अगली समात रख रहे हैं, ज़ेरे इल्तवा है ना केस, जाहिर है। आपकी 2 रुकनी कमेटी थी, आप कहते थे हम अगली समात रख रहे हैं जी, डेट डाल दिया हमने, वो पेंडिंग केस है। करते ना, नहीं कर सके आप। जाते जाते ये में एक नोट बस मीडिया कंजम्पशन के लिए, वो भी क्या, उसमें कोई लीगैलिटी नज़र नहीं आ रही। अच्छा असद तूर साहब, ये कहा गया कि जी 8 जजों ने विंडो ओपन की कि जी वजात के लिए हमसे रुजू किया जा सके, अनप्रेसिडेंटेड है। साथ ये भी कहा कि कमेटियों के उनके चैम्बर इजलास कहाँ होते रहे, कोई इस्लामाबाद में था भी नहीं, लेकिन इस वाले से भी नहीं बताया। और ये भी कहा कि हफ्ते वाले दिन रजिस्ट्रार के जाने के बाद उनको बाईपास करके जारी किएगी, नोट जारी किया गया, जिसको उन्होंने कहा ये कोरम नॉन जुडिशल, यानी कि उसको कलअदम भी करार दे दिया सिंगल जज ने 8 जजों की राय को। तो ये पहले तो ये बताइए, इख्तलाफी नोट ये जुडिशल फैसला है या ये फुफो के ताने हैं? अच्छा, देखें, मैंने ज़ुल्कनाइन जो पढ़ा है इसको मैं अब 8वें सफ़े पर हूँ इस नोट के। मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने अपना लेवल रिड्यूस करके जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम है उसके
लॉ एसोसिएट्स का किरदार निभाया है। उनको मालूमात दी हैं कि आपने जब कल इस रिव्यू ऑर्डर में रिव्यू में आना, इस जजमेंट की जब आपका रिव्यू फिक्स होगा मेरे बाद, तो आपने कौन कौन से निकात उठाने हैं। ठीक है कि नहीं, आपने यूं हेडिंग की, कोरम नॉन जुडिस था, हमारे पे कंटेम्प्ट लगती नहीं अगर हम इम्प्लीमेंट ना करें, ये नहीं वो नहीं, लाइक। और फिर इन्होंने ये भी कंफर्म किया है इस ऑर्डर के अंदर अब कि वो जो नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन खान जो जजेस हैं मोजेस, उनका जो नोट है वो अभी मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का लिखवाया हुआ है, वो भी उनका अपना नोट नहीं है, क्योंकि ये इसमें कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है, ये सब कुछ जो है, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इसका फलान नहीं है। ये वही टर्म्स यूज़ कर रहे हैं जो उन्होंने अपने नोट में यूज़ की है। इन्होंने तो कहा ये ऑर्डर ही नहीं है जी। तो या तो अब ये क्लियर करें कि इनको उन्होंने लिखवाया या इन्होंने उनको लिखवाया था, या इकट्ठे बैठ के नकल या मारी। इकट्ठे बैठ के एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करते रहे पैराग्राफ्स को। हाँ। ठीक है। और ये मतलब माजरत के साथ ये पढ़ के आपको एहसास होता है कि ये शख्स इस मुल्क का चीफ जस्टिस रहा है, जो भी 2 दिन बाद, ठीक है, जी। तारीख का हिस्सा बन जाएगा और बड़ा स्याह हिस्सा बनेगा। ठीक है, कि वो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग ऑफ जजमेंट है उसकी। ठीक है, कि वो ये कह रहा है वो फलान नहीं है, ये नहीं है, पूरा का पूरा जजमेंट जो इनका डिसेंटिंग नोट है, सॉरी जजमेंट नहीं है, ये इख्तलाफी नोट और जाली नोट की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जो इनका इख्तलाफी नोट है वो पूरा का पूरा दूसरे जजेस के फैसलों की रीजनिंग पे नहीं जा रहा, उनके कंडक्ट पर जा रहा है कि ये आपने यूं कैसे उधर बैठ के क्यों लिखा, आपने 2 चैम्बर्स में साइमल्टेनियसली कैसे कर लिया कि कराची और इस्लामाबाद में तो हो ही नहीं सकता, आपने अपनी वर्चुअल अदालत लगा ली, आपने 13 जजेस के अंदर से 8 जजेस की कोर्ट निकाल ली, आपने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब मैन कम टू द रीजनिंग। अच्छा, वो रीजनिंग कहाँ पर है, कहाँ पर आप इख्तलाफ कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने आर्टिकल आइन का मेंशन किया है, इस आर्टिकल की तशरीह है बनती थी जो इन्होंने किया वो दुरुस्त नहीं है, आप ये बातें करें। यू आर टॉकिंग अबाउट देयर कंडक्ट, लाइक ये तो आप पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सुहेल मुझे नहीं आपकी शर्ट पसंद, बस ठीक है आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, ये क्यों है आपका, भाई मैं सुहेल बाद में बता देते हैं। यार नहीं, मतलब मैंने भी कहा मैंने फिर काजी साहब के अब लेवल पे आकर लड़ूंगा, वैसे नहीं है फिर तो एनजी से। अच्छा, आपने कहा ना कम टू द पॉइंट, तो एक कम टू द पॉइंट आते हैं। इसमें उन्होंने खुद लिखा है कि कायमा वो जो 3 जजेस की कमेटी है उसके अंदर मैंने तजवीज़ दी कि तरमीम आ रही है, हाँ। और जो फ़ायदा लेगा या जो मुतासरा होगा उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कि जी तुम दोनों तो फारिग हो जाओगे, मैं ही बनूंगा आगे। उस वक्त तो ज़हन में यही था, वो कमेटी बेंच का हिस्सा ना बने, लेकिन वो दोनों माने नहीं। एक तरफ इनको जून में जाके ही पता था कि तरमीम आ रही है और उसमें मुबैना तौर पे क्या क्या है कि उससे मैं भी मुतासर भी हो सकता हूँ, मैं उसका फ़ायदा भी ले सकता हूँ, ये दो भी फ़ायदामंद भी हो सकते हैं, मुतासर भी हो सकते हैं। उधर आप कल तक कोर्ट में बैठ के तरमीम होने के बाद भी कह रहे थे हमें तो नहीं पता, उससे कुछ दिन पहले भी एक केस में कहा कि जी हमें तो नहीं पता नहीं पैकेज आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे तो जज नहीं पता कोई तरमीम हो रही है कि नहीं। इसको आप चीफ जस्टिस के थोड़ा वसी करें, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट इस तरह चल रही है कि जून में बेंच बनाते हुए सोचा जा रहा है कि कानूनी तरमीम अभी होगी, उससे मेरा फ़ायदा हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए हम ना ये केस नहीं सुनते। अच्छा, उसके बाद आपने फिर बैठ के वो केस सुना, तो आपकी वो सोच ठीक थी या फिर उसमें सुनना मिसकंडक्ट था, जब आपको कॉन्शियस नॉलेज में था कि एक आईनी तरमीम होगी जिससे आपको फ़ायदा होगा और आप उसे एडमिट कर रहे हैं कि मुझे ये इल्म में था, और उसके बावजूद आपने वो केस सुना और फिर उसके आपने फैसला भी वैसा ही दिया जिसे राह हमवार हो। तो अब आप बताएं कि हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, आप लिख के छोड़ के जा रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद 63 डे का भी लगाया कि तरमीम की राह हमवार करने के लिए। बिल्कुल वही ना, फिर इसका मतलब है आपको पता है एक तरमीम है जिसमें आपके लिए बेनिफिट है, आपके आगे कैरेट लटकी हुई थी और आप उस कैरेट को देख के सब भूल के उसकी तरफ चलते जा रहे थे। ठीक है, कि जब आपने देखा हो ये तो सीटें छीन के ले गए 12 जुलाई को, आपने इधर उधर उतरे से ठे निकालता हूँ। ठीक है, मैं आपको हॉर्स ट्रेडिंग का और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल के देता हूँ। लाइक यार दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ अ पर्सन जो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ठीक है, लाइक दिस इज समथिंग, मतलब एक क्लासिक केस, स्टडी केस है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा। लाइक जो अगर कोई नार्सिस्ट भी है तो उस नार्सिस्ट को भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की पर्सनालिटी को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, कि एक लेवल ये भी होता है हमारे में। ठीक है, लाइक आप खुद से बाहर ही नहीं निकलते, आपसे हटके कोई बात कर दे, कोई फैसला दे दे जिससे आपका एग्रीमेंट नहीं होगा, तो आप इस लेवल तक अटैक करने के लिए जाएंगे। आप खुद को माजरत के साथ किस रुतबे पे फाइज करके बैठे हुए सेल्फ राइचियसनेस के, आप किस कहते हैं कि जो मैं हूं वही दुरुस्त है।
अनल हक का भी आप एक अलग दर्जा इख्तियार कर गए हैं। ठीक है कि आप कहते हैं बाकी सारी दुनिया गलत, काजी फायज ईसा दुरुस्त। जो काजी फायज ईसा के सोच जो वो सोचे बैठे हैं उससे हटके सोचता है, वो तो जिसे कहते हैं ना उसको जिंदा रहने का भी हक नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो जज के लाने का हक ही नहीं है। ठीक है, उसका फैसला किसी को इदारे को मानना नहीं चाहिए, उसका लिखा हुआ फैसला आप इस हद तक जा रहे हैं। मतलब लाइक वो हम सुनते होते ना कि वो जो शहर की पढ़ी लिखी माएँ होती है ना, बच्चा इख्तलाफ करेगा या कोई बदतमीजी कर देगा, वो कहेगी मैं शाम को आपके पापा आएंगे तो उनको बताऊंगी, आप मेरे से भी बात मत करें। ये तो लेकिन काजी साहब का बिहेवियर गांव की माँ वाला है कि बच्चा बदतमीजी करे उसका स्टार्ट यहाँ से होता, तू मेरा है ही नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कि तू है ही नहीं मेरा, चल निकल यहाँ से। दिस इज लाइक यार क्या ये, मतलब मैं 8 सफ़ों तक पहुंचूं तो मैं अभी तक मैं फील कर रहा हूं कि यार मतलब रियली दिस इज, अभी आपके 6 सफ़े रहते हैं आगे जाके पता नहीं की होना है। अच्छा सुहेल साहब, जमाल मंदोखेल साहब के नोट पे भी उन्होंने साइन किए हैं काजी साहब ने, जी जी, उनसे भी इत्तेफाक किया है, और उसमें तो ये जो बार बार इन्होंने लिखा है कि आइन को री राइट किया गया, और वहाँ पे तो 39 सीटें खुद उठा के पीटीआई को दे दी। एक चीज़ आप नोट कर लें, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जो इख्तिलाफी फैसला जारी हुआ है ना वो जस्टिस जमाल मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुश्तरका है। यस। और जो इख्तिलाफी नोट है चीफ जस्टिस का वो 12 जुलाई के बाद के वाक़यात, पीटीआई के मेरिट्स पर नहीं है। यस। पीटीआई के एज पीटीआई हैसियत का जो मेरिट है ना वो उसमें उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल से एग्री किया है, और उस नोट में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन और आरओज ने पीटीआई के एफिलिएटेड लोगों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया। ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट में लिखा है। जो लोग कहते थे ना मुकम्मल इंसाफ कैसे हो गया, तो मुकम्मल इंसाफ ऐसे हुआ कि इन दोनों ने भी कहा है कि 39 की हद तक इन्होंने तस्लीम किया कि 39 पीटीआई के ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिनसे मुतालिक हम नोटिस ले सकते हैं कि इनको इलेक्शन कमीशन की गलती की सज़ा नहीं दी जा सकती और इनको पीटीआई डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो 39 की हद तक वो मान रहे हैं, 41 की हद तक नहीं मान रहे। मुकम्मल इंसाफ का उन्होंने पूरा दिया है कि अगर से 39 ने आके एजिटेट नहीं किया, लेकिन हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नोटिस ले सकते हैं, तस्लीम किया है। दे आर नॉट बिफोर दिस कोर्ट इवन, हम कर सकते हैं। लिहाजा ये पॉइंट आज दफन हो गया। जो लोग जिस बुनियाद पे कहते थे कि जी कैसे मखसूस नशीस्तों के केस में पीटीआई को रिलीफ दिया गया, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी इसको एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज कर रहे हैं अपने नोट में। इस हिसाब से पीटीआई को सीटें देना यानी कि 39 की हद तक, तो ये फिर 10 रुकनी बेंच का फैसला हो गया ना, 11 रुकनी बेंच का। आप जस्टिस याह्या अफरीदी क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं कि ये काम चले हम नहीं करते, इलेक्शन कमीशन जो पहले बांट चुका है वापस करे, पीटीआई को शामिल करे और दोबारा बांटे। तो 11 रुकने 11 जजेस ने बेसिकली पीटीआई को तस्लीम कर लिया, लेकिन साथ एक अलग नोट टेल करके ना। हाँ। तो चीफ जस्टिस साहब आज लिख रहे हैं कि नहीं ये फैसला है ही नहीं, वो नोट है, ये सीवी है, फैसला है ही नहीं जी, एनु जान दियो। अच्छा यार जो आपने लिखा वो फैसला है उसमें 8 जजों के, अच्छा आपने कंडक्ट 8 जजों के ऊपर सवाल, एक तरफ आप नोट में तजादात देखें, एक तरफ आप नोट में कहते हैं हम 39 को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए नोटिस ले सकते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं फैसले पे अमल दरामदी ना करो, क्योंकि फैसला ही नहीं है। अच्छा फिर उस फैसले पे साइन किए हुए हैं ऑर्डर शीट पे, आप पहले खुद फरमाते थे ऑर्डर शीट वो होती है इसके ऊपर सारों के साइन कि बाई मेजोरिटी ऑफ इतना इतना हमने ये डिसाइड किया है, आपने पढ़ के सुनाया बाई मेजोरिटी ऑफ इतना इतना हमने ये डिसाइड किया है। आज आप कहते हैं वो फैसला ही नहीं है। मुझे मेरी समझ में नहीं है यार, इतने ज्यादा तजादात नहीं होनी चाहिए प्लीज। अच्छा आखिरी मैं उस पे आ गया, वो एक बंदे ने मैच हार के निकल के आता मारो मुझे मारो। अच्छा ये जो सतूर साहब उन्होंने कहा है शुरू की सफात में कि 8 जजों ने आइन को रीराइट किया अनप्रेसिडेंटेड, और साथ ही साथ वो अपने लिए विंडो खोल के कि कोई दरख्वास्त है वजात की तो चैम्बर में लगे, हम चैम्बर में उसको सुनेंगे, ये करी कि उन्होंने ख़ुद को 13 नौकरी बेंच से ही अलहदा कर लिया। इसको साथ ही अब जब वो कहते हैं ना, जैसे आपको उन्होंने अदालत में बुला के कहा था हम आपको बुनियादी हकूक़ दे के छोड़ेंगे, उसके बाद अब 20 दिन रहे थे गालिबन बुनियादी हकूक़ सेल में। हाँ जी। अच्छा तो आप 39 सरकार को बुनियादी हकूक़ दे के छोड़ेंगे, उन्होंने पता नहीं उनका कहाँ भेजेंगे। तो इन दो चीज़ों में तरफ फाइनल अपना कमेंट दीजिएगा। देखिए वो ये कहना नहीं कि उन्होंने भाई उस शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि वो हमारा जजमेंट है, और वो उन्होंने इसलिए ये ऑप्शन खुला छोड़ा था कि पिछली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज भी कहते हैं कि मेरे फैसले की गलत तशरीह की 13 जनवरी वाले की, तो इसलिए इन जजेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि बहुत ही जिसे कहते हैं जाहिलों का एक इदारा है जिसको समझ नहीं आती हमारे फैसलों की, तो अगर इस दफ़ा भी समझ ना आ रही हो तो खुद से कोई चवल मत मारे,
हमारे पास हमारे पास आ जाए, हम उनको दोबारा बता देंगे। और क्योंकि फैसला 8 जजेस का था, तो वो काजी फाइज साहब ने तो नहीं उनको एक्सप्लेन करना था, वो तो डेसेंट में थे, बिल्कुल वो इन 8 ने एक्सप्लेन करना था ना यार, जिसने लिखा हुआ वही बताएगा ना, वही बताएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे आगे रखेंगे और हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो वही हुआ। अब आप इसके ऊपर भी दांत पीस रहे हैं कि क्यों ये 8 क्यों अपनी अदालत लगा के बैठ के, भाई उन 8 ने अपनी अदालत नहीं लगाई, वो एक वजाहत है उनके अपने ही फैसले की कि बिल्कुल। भाई आपको नहीं समझ आ रहा, आओ हम आपको बता देते हैं। ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा लग्जरी ऑफर की इलेक्शन कमीशन को, फ्री कंसल्टेंसी ऑफर की। जी फ्री कंसल्टेंसी ऑफर की कि बेटे समझ ना आए, पापा के पास आ जाना, दोबारा से उस अतार के लोंडे से दवा लेने ना चले जाना जिससे दवा लेके तुमने पूरा का पूरा 8 फरवरी का इलेक्शन रिग किया, ठीक है। तो उसके ऊपर भी अब वो तिलमिला रहे हैं कि ये क्या वो क्या क्यों कर रहे हैं। अब वो जाके क्या जैक ब्रांच में लेते हैं एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन इस फैसले की, इसका क्या मतलब बनता है? चीफ जस्टिस सारी चैम्बर से बातें। लेते। तो इधर से ही लेनी थी ना जिन्होंने लिखा था। ऑब्वियसली। बहरहाल नाज़रीन, अब देखते हैं कि उन 39 अरकान के वाले से जो काजी साहब ने भी कह दिया है कि जो पीटीआई की सीटें बनती थी, अब जो लोग टटू टप रहे थे तत्ते दवे के ऊपर बैठ के जी 187 कैसे लग सकता है, इस तरह लग सकता है। चुको पढ़ो जो रोवो, उन्होंने जाके चीखो भी नाल पिटो भी, काजी साहब जा रहे हैं, ये दैट्स द फाइनल थिंग। और अब तक के लिए इतना ही। फिर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन तैनात होगा और उनका बैकग्राउंड क्या होगा, फिर आगे कौन ओहदा कबूल करेगा कौन नहीं करेगा, इसके ऊपर कुछ देर बाद में दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।